रेप जैसी जो घटना होती है वो चाहे दलित के साथ हो, वो चाहे किसी मुसलमान बहन के साथ हो, वो चाहे हिंदू बहन के साथ हो या ईसाई, मेरा कहने का मतलब है किसी के भी साथ हो, ऑन द स्पॉट गोली मारो, ऑन द स्पॉट गोली मारो। घर तोड़ने की तो दूर की बात है, जाहिर सी बात है अगर तुम कुछ गलत करोगे उसके बाद बुलडोजर नहीं तो तुमको फूल माला थोड़ी पहनाया जाएगा। जमीर बेचकर नफरत जगाते रहते हैं, जमीर बेचकर नफरत जगाते रहते हैं और लहू से प्यास को वो अपनी बुझाते रहते हैं। जिनको पसंद नहीं देश में अमन और सुकून, वो जानबूझकर देश में हिंदू मुस्लिम का दंगा कराते रहते हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरी बोली थी, कहाँ गई? ये 50 लाख भी नहीं मिल रही, तो युवा बेरोजगार होगा तो क्या नहीं होगा। मैंने लोगों से पूछा अच्छे दिन तो आए, तो कह रहे हैं अच्छे दिन तो नहीं मिले, अच्छे दिन तो नहीं मिले। चेहरा मायूस मिला है, जुमलेबाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। जिधर देखो उधर नफरत और आग का मंजर है। हिंदुस्तान की सत्ता को जब से मनहूस मिला है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त देश में एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा ही चर्चित है और मुद्दा है आरक्षण में क्रीमी लेयर, यानी कि आरक्षण में वर्गीकरण। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, फैसला आने के बाद ही पूरे सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चालू हो जाता है, हैशटैग भारत बंद। भारत बंद तो कुछ शांतिपूर्वक करने का ऐलान किया गया था, पर उसी भारत बंद में बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे तमाम शहरों में दंगे भड़क जाते हैं। बिहार में स्कूल बस को जलाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेल यात्रा में बाधा डाली जाती है, नेशनल हाईवेज़ को जाम किए जाते हैं। कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भारत बंद को सपोर्ट भी किया जाता है। अगर बात करें दिल्ली शहर की, तो दिल्ली में ये चीज़ एकदम रोज़ाना की तरह चलती रही। भारत बंद का असर दिल्ली पे कोई नहीं पड़ा था। पर एक बड़ा मुद्दा ये आता है कि आरक्षण में क्या वर्गीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर आरक्षण को देश से हटा ही देना चाहिए। इस पे आज हम बात करने के लिए मौजूद है तमाम जनता के बीच। इनसे जानेंगे कि इनके अपने क्या विचार हैं आरक्षण को लेकर और फिर बाकी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। अच्छा जी, बताइए। आरक्षण होनी चाहिए जी। कि जितने जाति उतने भागीदारी, यह आरक्षण होनी चाहिए। कि बिहार हो चाहे कहीं भी हो, जो नीतीश कुमार चाहे कोई भी हो, ये बताए थे आरक्षण होने चाहिए। और जाति आरक्षण उठ रहा है कहाँ से, तो बिहार से ही हुआ था। जो समर्थन किया है चिराग पासवान भी किए हैं, उससे समर्थन चिराग पासवान किए हैं, मांझी जी भी किए हैं और ही नेता से भी करे हैं, लेकिन इसका समर्थन करे हैं। अब इसके लिए इनके मिर्चा लगे से भाई हमारे पार्टी में रह के हमारा तो समर्थन नहीं, मतलब उनके समर्थन करो कि सही बात के लिए समर्थन करने के लिए उस पर ही आँच उठा रहे हैं। कौन? बीजेपी वाले उठा रहे हैं। ये ऐसे नहीं होने चाहिए। कुछ जाति का ही आरक्षण होनी चाहिए। मान लिए कुशवाहा है, मांझी है, दलित में है, बहुत है, जैसे पंडित ब्राह्मण है, आरक्षण होनी चाहिए। हाँ, जाति का आरक्षण तो होनी चाहिए। पर एक चीज़ बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो है वर्गीकरण का फैसला। क्या वर्गीकरण होना चाहिए इन समुदाय के बीच में? वर्गीकरण मतलब जो समुदाय आज भी देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो आरक्षण से ऊंचे, मतलब एक अच्छे पद पे आ चुके हैं, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहे। तो पहले उन्हें मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ या फिर उन्हें ही मिलना चाहिए जो ऑलरेडी उठे हुए हैं? नहीं, उठे हुए वाले का नहीं, उनको तो ऑलरेडी मिल ही रहे हैं आरक्षण। ऑलरेडी इलेक्शन तो मिल ही रहे हैं। जैसे दलित में हो, पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ है, उसका नौकरी रोजगार बिजगार ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, उनको मिलने चाहिए और उनको आरक्षण तो होनी चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो यही है कि पहले जो लोग नहीं उठे हुए हैं आरक्षण के लाभ से, सरकार के फायदों से, उन्हें इस चीज़ों को पे बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, जो पहले जो न उठे थे, जिसको नहीं मिल रहा है, उनको सबसे पहले जरूरी है। फिर भी भारत बंद क्यों हो गया? अभी जो ये कह रहे थे कि रामविलास वो चिराग पासवान जितने भी जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये यहाँ से तो साथ हैं, अंदर से नहीं है। अच्छा। जो इनकी विचारधारा है वो मैच नहीं कर रही, लेकिन फिर भी जो लोग आत्मनिर्भर की बात करते थे वो दूसरों पर निर्भर हैं, फिसलने नहीं दे रहे हैं उनको। जो चिराग पासवान का मुद्दा है वो होना चाहिए। उनके पिताजी दलितों के पिछड़ी और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं, उनके बहुत बड़े नेता रहे हैं बिहार में। उन्होंने और लालू जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जो सबको बराबरी समानता का हक दिलाता है। और देश का संविधान कहता है कि संविधान के आधार पर देश के अंदर किसी भी जाति, किसी मजहब, किसी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अभी से 2 साल पहले आई थी कि मॉब लिंचिंग के नाम पर कहीं भी कोई घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घटना हो अगर कहीं होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितनी घटनाएं मॉब लिंचिंग की हुई, कहाँ सुप्रीम कोर्ट, कितनी जगह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है बोलने के लिए है
मैं कहीं ना कहीं आप भारत की न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हैं। भारत की न्यायपालिका पर बिल्कुल, मैं भारत की न्यायपालिका पर बहुत भरोसा करता हूँ। भारत की डेमोक्रेसी, देश का संविधान, देश के सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मॉब लिंचिंग 2 साल में कोई कितनी जगह गिनाऊं मैं, मॉब लिंचिंग रुकी है? और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, मॉब लिंचिंग करने वाले को सख्त सजा दी जाए ऑन स्पॉट। ये क्या है? अभी रांची में कल की न्यूज़ है कि रांची में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने पुलिस वालों पे पथराव चालू कर दिया, भगदड़ मची। आज सुबह ही उन पे बुलडोज़र वाली कार्रवाई हुई, तो कार्रवाई तो हुई, कार्रवाई हुई। मैं कहना चाहता हूं कि जो कार्यकर्ता हैं उनके हौसले यहां तक कैसे पहुंचते हैं, पुलिस पर हमला कर देते हैं। ये हौसले जब पहुंचते हैं इनके, ये सरकार के पोषित किए हुए, ये उनके बनाए हुए, उनके पनपाए हुए लोग हैं। सरकार उनको लगातार प्रोडक्शन देती है, उनको संरक्षण देती है, सरकार के संरक्षण में पले हुए ये लोग हैं। आप बताइए, अभी बहुत आपने आरक्षण तो बोल दिया, आपने ये नहीं बोला कि लगातार बेटियों का देश के अंदर बलात्कार हो रहा है, और उस पर प्रधानमंत्री जी यहाँ लाल किले से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। न बेटी बच पा रही है, न बेटी पढ़ पा रही है। अगर पढ़ने जा रही है तो कहीं ऐसे हीन मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं कि ना उसको जाने दे रहे हैं, ना पढ़ने दे रहे हैं। तो ये हौसले बढ़ते कहाँ से हैं? ये हौसले जब बढ़ते हैं जब कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव का एक विधायक जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता है, वो एक बेटी के साथ बलात्कार करता है, और बलात्कार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले उसे समर्थन दे दिया जाता है। जब आप गुंडों, माफियाओं और बलात्कारियों को समर्थन दोगे, संरक्षण दोगे, तो आपके यहाँ कौन पैदा होगा? बलात्कारी, गुंडे, माफिया ही पैदा होंगे। इसीलिए पुलिस पर जो हमला किया गया। और मैं बुलडोजर की कार्रवाई से तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। बुलडोजर की कार्रवाई कहीं हो। अगर आप अभी बात कर रहे थे न्यायपालिका, ये दोहरी चरित्रता क्यों, दोहरी मानसिकता क्यों? अगर न्यायपालिका पर विश्वास है तो भारत की न्याय प्रणाली जो है, न्याय प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जो देश की न्यायपालिका उनको कानून, जो देश का कानून को ठहराता है, अगर वो गुनहगार हैं उनको फांसी दे, उनको कितनी सजा दे, तो न्यायपालिका पर विश्वास कर देना चाहिए। आप कह दोगे किसी ने कुछ कह दिया, आप उसके घर पर बुलडोजर भेज दोगे? ये कौन सी नीति है? बुलडोजर घर बनाए जाते हैं, मुश्किल से बनाए जाते हैं घर। आप भी देखते हो घर बनाने में कितना समय लगता है। आप आए और बुलडोजर लगा दिया, ऐसे देश थोड़ी चलता है। देश सोच से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। देश संविधान से चलता है, देश लोकतंत्र डेमोक्रेसी से चलता है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आता है कि अगर जो भी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करेगा, उनको छेड़ने की कोशिश करेगा, अगले ही चौराहे पे उन्हें यमराज से मुलाकात हो जाएगी। पर ममता बनर्जी इसका विरोध कर देती हैं। देखो, मैं किसी पार्टी का नहीं बोलूँगा कि कौन सी पार्टी क्या बोलती क्या नहीं बोलती, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है। बट जो भी ऐसी कोई गुस्ताखी करता है, रेप जैसी जो घटना होती है, वो चाहे दलित के साथ हो, वो चाहे किसी मुसलमान बहन के साथ हो, वो चाहे हिंदू बहन के साथ हो या ईसाई, मेरा कहने का मतलब है किसी के भी साथ हो, ऑन द स्पॉट गोली मारो, ऑन द स्पॉट गोली मारो। घर तोड़ने की तो दूर की बात है, जाहिर सी बात है अगर तुम कुछ गलत करोगे उसके बाद बुलडोजर नहीं तो तुमको फूल माला थोड़ी पहनाया जाएगा। पत्थरबाजों को जाहिर सी बात है कोई माला थोड़ी पहनाया जाएगा। अब तुम पत्थरबाजों के लिए अब तुम बोल रहे हो कि भैया बुलडोजर नहीं, बुलडोजर गलत है, तो पार्लियामेंट में इस कानून को पास क्यों नहीं करते नरेंद्र मोदी जी? लोकसभा में इस कानून को पास किया जाए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। बुलडोजर की नीति नहीं, मैं तो कहता हूँ अरे बेटियों का बलात्कार करने वालों पर, अरे बेटियों का बलात्कार जो करते हैं उन पर सरकार कानून क्यों नहीं लेके आती है? ऐसा कानून इसलिए लेके नहीं आती है क्योंकि आप, अरे यार पहले समझिए, जंतर मंतर पर देश की महिला रेसलर, देश की गोल्ड मेडलिस्ट, देश के गोल्ड मेडलिस्ट, देश के गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, नेता बन जाना या सांसद बन जाना या प्रधानमंत्री बन जाना, ये अपने देश तक सीमित है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे देश में तिरंगा फहरा सकते हैं, लेकिन हमारे देश के खिलाड़ी विदेशों में जाकर के हमारे देश का झंडा आसमान में लहरा करके पूरे देश का गौरवान्वित करने का काम करते हैं। और वो बेटियां अगर सड़कों पर तड़पती रही हों, चीखती रही हों, उनको दिल्ली पुलिस ने पैरों के नीचे रौंदने का काम किया हो, और जिसने बलात्कार किया था वो व्यक्ति कौन था? हाँ, बस बताइए। चौका अभी सपा के एक नेता ने 12 साल की बच्ची से 2 महीने तक लगातार शोषण किया उसका, और गरीब घर से थी, इस वजह से उसका केस दबा दिया गया। जहां पे उनका थाना पड़ता है उसी के नीचे जाहिर सी बात है उन्हीं के घर के अंडर में आता है, उसका FIR तक नहीं लिखा गया। उल्टा उनकी माता श्री को वेश्या बता दिया गया कि भैया ये वेश्या है, ये सारा जिस्म का धंधा करती हैं। के अंदर पुलिस पर अखिलेश, अरे भैया सुनिए, चुप रहिए, उसके ऊपर अखिलेश जी बयान क्या देते हैं कि भैया इसका DNA
चेक करवा लिया जाए। उनको शर्म नहीं आती। आज अगर वो अखिलेश यादव जी, अगर आपकी बच्ची होती, 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता, उसके बाद आप उसका DNA चेक करने को बोलते हो, इससे ज्यादा शर्म की बात आपके लिए कुछ नहीं हो सकती है। कैसी? अब बताओ, अब बताओ। मैं बता रहा हूँ, बगल में बैठता है ब्रजभूषण शरण सिंह। अरे कितने किलोमीटर दूर है लोकसभा, जहां मोदी जी के बगल में बैठता है। देश की बेटियों का, जिन बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता, उनका बलात्कारी प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठा होता है, उसकी संसद सदस्यता नहीं लेते। आप तो 2 मिनट में डिस्क्वालीफाई कर देते हो, 2 मिनट में सदस्यता ले लेते। चीज बताइए, अभी आपने कहा भारतीय, बाद में खुद अपने केस से पलट गए। जितने भी ये जिनकी बता रहे हैं खिलाड़ियों की, बाद में खुद अपने केस से पलट गए इस चीज को। अभी भारतीय न्याय प्रणाली पे आपको भरोसा है? बिल्कुल मुझे भरोसा है। पर जब भारतीय न्याय प्रणाली में ये बात जाती है तो क्यों जो खिलाड़ी हैं वो प्रूफ सामने नहीं ला पाते? वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब बुलडोजर क्या जाति मजहब या आदमी देख के चला जाएगा? नहीं, रेसलर्स पे बात कीजिए। आप रेसलर्स की बात, मैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस की मैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहा हूँ। अरे जहाँ अयोध्या है, जहाँ की ये बात कर रहे हैं, वो जगह कहाँ आती है? योगी आदित्यनाथ जी की जो पुलिस है, वो तो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। कहाँ है वो पुलिस? कहाँ चली गई? उसने एक्शन हुआ तो मोहित खान की बेकरी पे चला, घर पे चला बुलडोजर। पुलिस कहाँ चलेगी उनकी? गलत हुआ, इनकी नजरों में गलत हुआ। मोहित खान के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अरे ब्रजभूषण शरण सिंह बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो प्रूफ, अभी आपने कहा कि न्याय, देश की बेटी जो गोल्ड मेडल जीत के लाई है, वो एक किसी बच्ची देश की बेटी नहीं थी, वो 12 साल की बच्ची देश की बेटी और नहीं कोर्ट थी। उसको सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि बलात्कार हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका पर विश्वास करते हो? दोहरी मानसिकता की मीडिया जब तक सत्ता की दलाली करता रहेगा, सत्ता के तलबे चढ़ता रहेगा, तब तक देश में आराम से सुनिए। अब आप इनकी दोनों लोगों की बात सुन रहे, तब भी आपको दलाल कहा जा रहा है। ऐसी लोग मानसिकता वाले। अब आप इधर आइए, सुनिए। मीडिया सत्ता पक्ष की दलाली कैसे करता है ये बताइए। एक बिका हुआ पत्रकार देश में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। बिका हुआ पत्रकार कौन होता है ये बताइए। 1 मिनट, रवीश कुमार ये बताओ, स्वतंत्र पत्रकार है कि एक बिके हुए पत्रकार है? रवीश कुमार का बताइए। मैं रवीश कुमार का बताइए पहले। यू आर नॉट पत्रकार, तुम कोई पत्रकार। मेरा सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट कह चुका हो कि ब्रजभूषण शरण ने बलात्कार किया है, तो बुलडोजर क्यों नहीं चला? सवाल करना चाहिए देश को। ब्रजभूषण शरण सिंह बुलडोजर क्यों नहीं चला? मैं सरकार, देश में सरकारें हैं, सवाल सरकार से किया जाता है जो सरकार चल रही है। सरकार विपक्ष से नहीं, विपक्ष जब तक जिंदा है तब तक देश के लोगों धक्का मुक्की नहीं। कौन धक्का मुक्की कर रहा है? क्या कर रहा है भाई? कहाँ धक्का मुक्की कर रहा है? यूं क्या कर रहा है? मैं ये कह रहा हूँ सुप्रीम, अरे बहुत बारी है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि महिला रेसलर के साथ बलात्कार हुआ। आपको पता है ये? फिर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पर आप मुझे एक चीज बताइए ना, आपने अभी मुझे बताया कि मीडिया दलाली कर रही है। मीडिया दलाली कैसे कर रही है और एक बिका हुआ पत्रकार कौन होता है ये बताइए। मैं जो बिके हुए पत्रकार है, बिका हुआ पत्रकार कौन है ये तो बताइए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जाति मजहब, अगर कोई मुसलमान बलात्कार करता है और उसको ऑन स्पॉट गोली मार देनी चाहिए। बुलडोजर की तो बात छोड़ो। और मैं बहुत इस्तकबाल करता हूँ आसाम के लोगों का। आसाम के लोग, अभी मोहित खान किसने बोला था? मोहित खान एक रेपिस्ट है। मोहित खान एक रेपिस्ट है। किसी भी रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होती, कोई जाति नहीं होती। कोर्ट उसको रेपिस्ट मान लेगा तो उसको फौरन फांसी दे दी जाए, ये मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, आसाम के अंदर आप देख लीजिए, आसाम में एक बलात्कारी जेल के अंदर बंद था। आसाम के अंदर जेल में एक बलात्कारी बंद था और कल रात को वो जेल से छूटा। जेल से छूटने के बाद वो एक तालाब में छलांग लगा दी और वो मर गया। वहाँ के सारे मुसलमान रोड पे आ गए। उन्होंने कह दिया इसको ना कब्रिस्तान में दफनाने देंगे न इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने देंगे, क्योंकि जिसने ऐसा काम किया वो किसी समाज का हो ही नहीं सकता। वो किसी समाज का नहीं है जो बेटियों को पैरों के नीचे रोंदने का काम करता हो, हिंदू ना मुस्लिम। जमीर बेचकर नफरत जगाते रहते हैं और लहू से प्यास को वो अपनी बुझाते रहते हैं। जिनको पसंद नहीं देश में अमन और सुकून, वो जानबूझकर देश में हिंदू मुस्लिम का दंगा कराते
कराते रहते हैं, दंगा कराते रहते हैं। बिल्कुल सही बात कही आप। मंदिर न मस्जिद न शिवालों की बात हो, मंदिर न मस्जिद न शिवालों की बात हो, जनता बेरोजगार है, पहले उनके निवालों की बात हो। 66 लाख बेरोजगारी दर कितना है? पेपर लीक उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 60 लाख पेपर लीक प्रूफ करके देता हूं। क्यों पेपर लीक होता है? सरकार ऐसी नाकारा बनी हुई है, ऐसी नपुंसक और नाकारा सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। बेरोजगारी दर कितना है ये तो बताते जाइए। बेरोजगारी दर मैं आपको बता रहा हूँ, बेरोजगार हैं। आपने बेरोजगारी का बात किया, इंडेक्स कहीं तो पढ़ा होगा ना। 45 साल में देश के अंदर सबसे बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। दर तो बता, एक ग्राफ तो होता है ना, किसी भी चीज का ग्राफ होता है। आप सदन में जाके पूछ लीजिए, लोकसभा में आप, तो आपको कहाँ से पता चला? मुझे, मैं प्रूफ करके दिखाऊं बेरोजगारी है देश के अंदर? दिखाइए। अच्छा ये कह दे, अगर जितनी रिपोर्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया की, नहीं रुक जा रहे, ऑल ओवर इंडिया की, अगर इन्होंने प्रूफ कर दिया तो इन्हें रोजगार भी मिल जाएगा, इन्हें रोजगार भी मिल जाएगा। इन्हें आपको तो मालूम है बेरोजगारी है नहीं है, तो मैं इनसे दड़ी तो पूछ रहा हूँ कि अगर इनको पता है, अगर सुनिए, इन्हें तो मालूम है, आपसे ज्यादा तो मैं इनसे बोल रहा हूँ बता दीजिए। बेरोजगारी है, दर कितना है? गिराफ मैंने बता दिया। बेरोजगारी देश के अंदर है, और बेरोजगारी है तभी 100 भर्ती निकलती हैं तो 5 लाख पेपर पड़ता है। सुन लीजिए, अगर बेरोजगारी है तो 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों बांट रहे हो आप? अच्छा, मैंने सुनिए, मैंने ये तो नहीं बोला बेरोजगारी है, मैंने दर पूछा कितना है। 8% से मुझे पता है, पर इन्हें क्यों नहीं पता है? आप यहाँ जितने भी इंसान है सबसे हर साल 2 करोड़ नौकरी बोली थी, कहाँ गई? ये 50 लाख भी नहीं मिल रही, तो युवा बेरोजगार होगा तो क्या नहीं होगा? 2 करोड़ नौकरी बोली थी साल की, एक भी नहीं मिल रही। 11 साल में 22 करोड़ नौकरियां। सब पूछता है भारत, ये पूछता है भारत। इसी लाल किले के प्राचीर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी हम लोगों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आपके सामने बोला था 15 लाख रुपए देंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो अभी मैंने देखा था, अरे भैया मैंने लोगों से पूछा अच्छे दिन तो आए, तो कह रहे हैं अच्छे दिन तो नहीं मिले, अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है, जुमलेबाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है, जिधर देखो उधर नफरत और आग का मंजर है। हिंदुस्तान की सत्ता को जब से मनहूस मिला है। शायरी अच्छा करते हैं? नहीं, शायरी नहीं करता हूँ, मैं दर्द बयान कर रहा हूँ। मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, जिस प्रोजेक्ट को लेकर के पूरे वर्ल्ड के अंदर कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए, पूरे हिंदुस्तान में उस प्रोजेक्ट को परोसा गया कि लो ये रोजगार है, ये नौकरियां हैं, ये महिला सशक्तिकरण है। उस वहाँ 70,000 से चुनाव हार के आई भारतीय जनता पार्टी। ये लोकतंत्र, ये संविधान, ये देश के जनमानस की जीत है। बना हुआ रोड टूट गया, बारिश में पानी पड़ते हैं, वो कौन सा था? संसद में पानी आ गया। पर एक चीज बताइए, जो संसद में पानी आ गया, अयोध्या वाली मुद्दा चल ही रही है, तो अब जो एक और मुद्दा काफी ज्यादा चर्चित है, ममता बनर्जी अपने ही सरकार में, अपने ही पुलिस जब उनके कंट्रोल में होती है तो वो रेप करने वाले के अगेंस्ट में क्यों निकालती है एक मोर्चा? महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो वो अपने ही सरकार के विरुद्ध में रैली क्यों निकालती है? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को सुना था आपने? वो जब सत्ता में थे और उनको कुछ काम पसंद नहीं आते थे तो वो सरकारों का विरोध करते थे। ये देश का संविधान कहता है कि आप, अगर आपको लग रहा है कि कहीं लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो आपको इसलिए रोड पे आना चाहिए कि आपके जो नीचे लोग हैं, आपके जो मंत्री हैं, आपका जो प्रशासन है वो दबाव में आए और सही तरह से काम करे। मैं तो कहूँ पूरे देश के अंदर बलात्कार रुकने चाहिए, और बलात्कार तभी रुकेंगे बिना जाति, बिना मजहब के। ऐसा नहीं है कि देश की महिला रेसलर जो गोल्ड मेडल जीतेंगी, उनके जो आरोपी हैं उनको बगल के नीचे छुपा लोगे, और किसी पे अभी रेप का मुकदमा भी सिद्ध नहीं हुआ उसके घर बुलडोजर भेज दोगे। ये कहाँ की नीति है? आप देखिए बुलडोजर नीति, अगर बुलडोजर नीति यूपी से शुरू हुई, अगर 2024 में बुलडोजर नीति कामयाब होती तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी ना पड़ती, मुंह की खानी पड़ती। वहाँ 37 सीटें 68 से 37 पे रह गए। गठबंधन न करते ना सारे चुनाव हार जाते। सपा से गठबंधन, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़के देख ले, सपा अकेले लड़ते चुनाव देख ले। उत्तर प्रदेश में चुनाव, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर जो कहता था मैं योगी मोदी से भीख मंगवाऊंगा, जो गाली देता था मोदी जी को, जो ओम प्रकाश राजभर दिन रात गाली देता था, उसको बगल में बैठा लिया। अरे कहीं थोड़ा बहुत स्वाभिमान होना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर दिन भर गालियां देता था, उसको बगल में बैठा लेते हैं। सत्ता का लालच, आत्मनिर्भर कहते हैं, अरे मुसलमान करते हैं, उस मुसलमान
अब उसको मुसलमानों का देश के अंदर एक ही सबसे हमदर्द मुख्यमंत्री है और वो है चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने मदरसा के लिए 1 लाख, मस्जिद के लिए 1 लाख, 10,000 इमाम की तनख्वाह उसको बगल में बिठा लेते हैं। सरकार चलानी है, हटा दे चंद्रबाबू नायडू को, मैं समझ जाऊंगा। आत्मनिर्भर हैं, दूसरों पर निर्भर हैं। अरे मैं तो कह तो रहा हूँ, उनको बगल में क्यों बिठा लिया? निकाल तो दें चंद्रबाबू नायडू को, पता चल जाएगा जिस पे राजनीति चला रहे हैं। नानी याद आ जाएंगी सबको, जितने लोग हैं। हम मैं बता रहा हूँ, अरे चंद्रबाबू नायडू क्यों नहीं हटाते? चंद्रबाबू नायडू का मैनिफेस्टो जो तमिल, अरे भैया, जो तेलंगाना का मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में यह है कि अगर चंद्रबाबू नायडू जो भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग है, बीजेपी का अभिन्न अंग है, उनका मैनिफेस्टो ये कहता है कि मुसलमान को हम हज करने पर 1 लाख रुपए, हर मस्जिद को 1 लाख रुपए, इमाम को 10,000 की तनख्वाह और मुसलमानों के लिए नौकरी में 5% से आरक्षण देंगे। और वहीं मोदी जी कहते हैं कि धर्म के नाम पर मैं आरक्षण नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं विरोध करते हैं चंद्रबाबू नायडू का? इसलिए विरोध नहीं करते हैं कि उसने अपनी कुर्सी सीटें निकालनी तो लंगड़े रह जाएंगे। वो बात का एक चीज बताइए, चंद्रबाबू नायडू ने मस्जिद के लिए बात की, हर चीज के, हज यात्रा की बात की, पर क्या हिंदुओं के लिए बात नहीं की? तेलंगाना में हिंदू रहते हैं, नहीं रहते? सबका है देश, बहरहाल सबका है। मैंने अभी आपसे कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, इस देश की। तो आपने हिंदू मुस्लिम पे ही बात, मैंने कहा है, मैंने आपको बताया, मोदी जी ने कहा, ये मोदी जी ने कहा था कि मुसलमानों को मैं धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। क्यों? कोई प्रूफ कराऊं, स्पीच सुनाऊं उसकी? लेकिन उसको बगल में क्यों बिठाया जो मुसलमानों के साथ ऐसा करके मुसलमानों का क्या करता है? मैं इसका विरोध करता हूं चंद्रबाबू नायडू का। मैं खुला विरोध करता हूं मुसलमान होने के बाद कि वो गलत कहता है। सभी को समान अधिकार होने चाहिए, मुसलमानों को अलग से अधिकार नहीं देने चाहिए। राइट टू इक्वालिटी संविधान, बिल्कुल संविधान के हिसाब से वोट लेना है उनको। इधर ये नफरत भी फैलाते हैं, उधर उसका सीटें लेते हैं इसलिए कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। अरे अगर थोड़ी भी संवेदनाएं होती ना, थोड़ी भी हिंदू बहुसंख्यकों के लिए, तो उन्हें तो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की तरह काम करना चाहिए। देश पहले रहना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश रहना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए। सही बात, बिल्कुल सही। इस वक्त एक चीज बताइए, आरक्षण क्रीमी लेयर पता है क्या है? क्या जातियों में वर्गीकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जातियों में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये जो सरकार जो करती है, हिंदू मुस्लिम अलग, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, दोनों में नफरत करवा के दंगे कराती है, फिर उनके नाम पे वोट मांगती है। भाजपा के नाम पे हिंदू वोट मांगती है और कांग्रेस जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको साथ लेके चलती है। जो उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली थी वो चल रही है। अब आने वाले टाइम में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। हरियाणा में चलेगी, हरियाणा में चलेगी, पूरे देश में चल रही है। जो कहते थे कि हम जो है बीजेपी वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत दिख रहा है आपको कहीं? नेता विपक्ष हैं, 100 से ज़्यादा सीटें हैं उनकी, और विपक्ष बहुत मजबूत है। विपक्ष इतना मजबूत है कि मोदी जी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ। जो 400 पार की बात करते थे, 400 पार करने का मतलब, 400 पार करने का मतलब यही था कि संविधान को ख़त्म करना है, देश में एक शासक नियुक्त कर देना है। मैं कहता हूँ, मोदी जी तो कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, मैं कहता हूँ 1 नेशन 1 एजुकेशन। प्रधानमंत्री या सांसद का बेटा उस सरकारी स्कूल में पढ़ेगा जिसमें 5 किलो राशन लेने वाले का बच्चा पढ़ता है। देख लेना, देश अपने आप सुधर जाएगा। ये लोग देश को शिक्षित नहीं होने देते। जनता जब शिक्षित होगी तो सवाल करेगी। ये सवालों से भागने वाले लोग हैं। इस वक्त भाई साहब ने एक मुद्दा जो उठाया कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, इनकी इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि 1 नेशन 1 एजुकेशन की पॉलिसी जो है वो भारत में भी आना चाहिए। तभी भारत के सरकारी स्कूल जो हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल और भी तमाम शहरों के सरकारी स्कूल तब जाके सुधरेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं थोड़ी जानकारी के लिए कि भारत में एजुकेशन पर भी टैक्स लगता है। भारत में एजुकेशन पर भी टैक्स हटाना चाहिए, क्योंकि जब एजुकेशन पर ही टैक्स लगेगा तो इंडिया पढ़ेगा कैसे और बढ़ेगा कैसे? आप बच्चे इतना मेहनत से पेपर देता है, वो पेपर तो लिख कर लेते हो, जो 1800 रुपये जो फीस लेते हो फॉर्म भरने का, वो पैसे तक खा जाते हो। और मोदी जी बार बार धर्म पे वोट नहीं मांगते हैं। अब इलेक्शन के टाइम पे क्यों बोला आपने, जो सबसे पहले मुसलमान का हक है? हमारे हिंदुस्तान में सारे मुसलमान नहीं रहते हैं, हर धर्म को लोग रहते हैं। हर धर्म के लिए बोलना चाहिए था आपको। मुसलमान अकेले थोड़ी रहते हैं। आपने क्यों वोट मांगा धर्म पे? और फिर हमें दुश्मन भी बना दिया आपने। और एक बात बोला आपने, धर्म की राजनीति करा, मंगलसूत्र खतरे में आ जाएगा। 2 तरफा सरकार क्यों? दो मुखा साहब है, ठीक है। जब जिसको मिले ना काट दे। एक बार पहली बात बोला क्या, जो सबसे पहले मुसलमान का हक है। फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, हमारा हिंदुस्तान में सारे मुसलमान नहीं रहता है। मुसलमान का क्यों हक होगा? पहले
हर धर्म के लोग रहते हैं, सबके लिए बोलना चाहिए था मोदी जी को, मगर मोदी जी यहाँ नहीं बोला। और भी बोला क्या, इलेक्शन के टाइम में धर्म पे राजनीति करा, तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में है। भाई मंगलसूत्र तो मुसलमान नहीं पहनता, मुसलमान 40 करोड़ है, हमारा हिंदू भाई 100 करोड़। आप किसको डरा रहे हो? 40 करोड़ को टारगेट बना रहे हो आप, और हिंदू भाई को बेवकूफ़ बना रहे हो। कभी कह रहे हो भैंस लेके चले जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर फिर ओवैसी जी के बयान से हम क्या समझे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो पता चल जाएगा? बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा भाषण हो और हमारा हिंदुस्तान का माहौल ख़राब है, वो उसको निंदा करना चाहिए। माहौल जिससे ख़राब होगा, ठीक है, कोई भी धर्म के लोग, हमारा हिंदुस्तान इतनी मील भाव से रहते हैं। मैं कई देशों में गया हूँ, इतनी मोहब्बत किसी देश में नहीं देखा हूँ। कौन से देश गए? मैं बांग्लादेश में गया हूँ, चाइना गया हूँ, पाकिस्तान गया हूँ। करते क्या हैं आप? गया हूँ, मैं इंपोर्ट का काम करता हूँ, बोट का, मदर बोट का, मोबाइल का काम भी है हमारा। मगर इतनी मोहब्बत हमारा देश में जितना देखा हो ना, किसी देश में नहीं देखा मैंने। मगर क्या है, फिर भी यहाँ नफरत पैदा कर रहा लोगों ने। जो देखिए, जो सच्ची बात है, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी में भी बहुत उम्र कम थे मेरा जब आए थे, ठीक है, उनका भी मैं देखता था किस तरह जो देश चलाते। और अब भी बीजेपी के सरकार है, अभी आसमान ज़मीन की फ़र्क है। उस टाइम इतना नफरत नहीं था, अब इतना नफरत है लोगों के अंदर, चाहे हिंदू के अंदर हो या मुसलमान के अंदर हो। नफरत पैदा कर दी है सरकार जब से आया है, इसको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा इसको। नफरत पैदा हो गया, क्यों? हमारा देश जो है सेकुलर देश है, हर धर्म के लोगों को रहने का अनुमति है और सब प्यार मोहब्बत से रहता है। मगर कुछ जो है लोग हैं जो माहौल को ख़राब कर देते हैं, सही बात नहीं है। अभी आपने उनसे पूछा 15 मिनट वाला, आपने ये नहीं पूछा जो नवनीत राणा हैं, उन्होंने तो ये भी बोल दिया था 15 सेकंड को पुलिस हटा दो। पूछा? वो तो ओवैसी के बयान के बाद उनका रिप्लाई था। 3 साल 2 साल के बाद क्यों आया? क्यों उन बातों को क्यों खेड़ा जाता है? क्या है उनसे? आप 70 साल पुरानी बातें खेड़ोगे, किसी 70 साल में क्या हो गया, कि ये क्या हो गया? जो पार्टी अपना बनाया हुआ नोट 5 साल नहीं चला पाई हो, वो 70 साल का हिसाब मांगती है। अब इससे बड़ी बेवकूफ़ाना बात क्या होगी? अपना खुद का बनाया हुआ नोट जो लोग 4 साल नहीं चला पाए हों, वो 70 साल का हिसाब मांगेंगे। यहाँ दिल्ली के बहुत लोग खड़े हैं, जितने मेट्रो फ्लाईओवर बने हुए हैं, क्या अभी नए 1 साल में कोई बना है या 2 साल में कोई बना है? कांग्रेस के ज़माने के बहुत बने हुए हैं। विकास हुआ है, और देश विकास की मांग करता है, देश रोजगार मांगता है, देश शिक्षा मांगता है। जब देश शिक्षित होगा तब देश आगे बढ़ेगा। देश मांग करता है कि आप हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की तर्ज पर देश में यूनिवर्सिटियां बनाइए। हमारे देश के स्टूडेंट यूक्रेन क्यों जाएंगे? जब वहाँ युद्ध होता है तो फंस जाते हैं, वहाँ 15 लाख में MBBS हो जाता है। हमारे यहाँ ये व्यवस्थाएँ क्यों नहीं दी जाती हैं? इसलिए ये देश शिक्षा। बताइए, अब यूक्रेन की बना था, जला दिया। और अभी जो आप बात कर रहे थे ना, नालंदा जला दिया, बताइए कहाँ जला दिया? नालंदा कहाँ है आपको पता है? नालंदा बिहार में है। तो क्या है, जहाँ यूनिवर्सिटियों में आग लगाई जाती है, चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो JNU हो, JNU के अंदर पुलिस जा करके वहाँ बेटियों पर निर्मम लाठी बरसाती है। नफरत मोदी ने नहीं, आप लोगों ने फैलाया है नफरत। अरे भाई सुनो, नफरत आप लोगों ने फैलाया है, ये बात मानना पड़ेगा। जनवरी की सिकुड़ती, जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में मैं किसी में भैया मैं 1 मिनट, अरे भैया आपको ये पता है नालंदा कब जला, ये बताएं? वही तो मैं पूछ रहा, किसने जला, कब जला? शांति से बात कीजिए, नालंदा कब जला आपको पता है? उससे पूछोगे नहीं, वो आपको बता रहे हैं ना। 2019 में पुलिस की मौजूदगी में JNU के स्टूडेंट एक शांति मार्च निकाल रहे होते हैं, और 19वीं शांति मार्च पर एक गोडसेवादी आकर के गोली चला देते हैं। क्यों? ये हौसले उनको कहाँ से मिलते हैं? ये संरक्षण किसका मिला हुआ है? आप मुझे बताइए, ऐसे लोगों को आप संरक्षण क्यों देते हैं? JNU जो है देश का बहुत बड़ा शिक्षा का मंदिर है। हमारे देश के अंदर स्कूल को स्कूल नहीं कहा जाता, विद्यालय नहीं कहा जाता, उसको एक मंदिर कहा जाता है। और आप मंदिर पर ऐसा घिनौना कृत्य करोगे कि हम जो बेटी जो देवी का रूप होती हैं उन पर निर्मम लाठियाँ भाजोगे। इसलिए भाजोगे कि वो अपने अधिकारों के लिए सरकार का विरोध कर रही हैं। सरकार का विरोध करना है क्या देश का विरोध कर देना है? सरकारें आती जाती रहती हैं। मैंने आपको बोला, अगर सरकार ऐसा कानून कोई
लेके आई है जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, छात्रों के हित में जो कानून नहीं है, तो उनको आंदोलन करने का अधिकार ही हमारे देश का संविधान कहता है। और संविधान को आप अगर आप संविधान की शपथ वहाँ लेते हैं कि मैं देश के संविधान की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि किसी जाति धर्म मजहब के नाम पर मैं देश में कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन जाति और मजहब धर्म के नाम पर काम किए जाते हैं। उन्हीं का एक चुना हुआ सांसद ये कह देता है किसी जाति विशेष को कि आप उनका सामाजिक और आर्थिक विकास कर दीजिए, और आपको सदन में उसको बिठाए रहते हैं। आपको कतई शर्म नहीं महसूस होती? कोई भी सांसद उनको सदन के अंदर, एक सांसद एक जाति विशेष को इतनी भद्दी गालियाँ देता है जो विदेशों तक जाती हैं, जिसमें हमारे देश की किरकिरी होती है। देश का मान गिरना हमारे 140 करोड़ लोगों की मान के गिरने के बराबर है। देश रहना चाहिए, देश का गौरव रहना चाहिए। लोकसभा के अंदर जो हम अपने जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं वो जन समस्याओं का निवारण करने के लिए भेजते हैं, ना कि वह नफरत फैलाने के लिए। आप इस तरह के बयानबाजी करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उस बयान से क्या लाभ लेना चाहते हैं? सिर्फ आप देश में नफरत पैदा करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जब फसल पकी हुई खड़ी होती है, बैसाख कभी समझते हैं आप? गांव से होंगे, समझते होंगे बैसाख में गेहूं की फसल पक जाती है। गांव के लोग ज़्यादा होंगे। जब बैसाख में गेहूं की फसल पक जाती है, उसमें जब आग लगा दी जाती है तो वो मेड़ नहीं पहचानती है कि ये इमरान खान की मेड़ है, ये विशाल यादव की मेड़ है। उसको जलाना है। आप नफरत पैदा करोगे, आज धर्म के नाम पर नफरत है, कल जाति के नाम पर नफरत फैलेगी और नफरत में हमारा देश चला जाएगा। इसीलिए नफरत नहीं, मोहब्बत से देश को चलाना है बस। तमाम मुद्दों पे हमने बात की, तमाम चर्चाएं हुई आरक्षण को लेके, इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे पे, रोज़गार को लेके। एक वो मुद्दा जो बीच में काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया और वो मुद्दा था कि मोदी जी का मंगलसूत्र वाला बयान। अगर इस वाले डिबेट को लेके आपकी कोई हमसे सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आप कोई बात हम तक पहुँचाना चाहते हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।